बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किंगडम प्रोकैरियोटा यानी बैक्टीरिया से बिलोंग करने वाला ये लास्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर, जिसका नाम है नॉस्टॉक। बहुत ही सिंपल टॉपिक है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम ऑलरेडी इससे पहले साइनोबैक्टीरिया की करैक्टरिस्टिक्स वाले टॉपिक में और साथ साथ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में इवन डिस्कस कर चुके हैं। एक सिंपल सी एक्सप्लेनेशन है जो इस वीडियो में नॉस्टॉक नामी टॉपिक के लिहाज से हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हैबिटेट एंड अक्रेंस। हैबिटेट का मतलब पाया जाना, यानी रिहाइश, किस जगह ये मौजूद होते हैं। अक्रेंस भी तकरीबन सेम है कि ये किस जगह रहते हैं, किस जगह पाए जाते हैं। कॉमन एज ट्रस्टियल एंड सब एरियल साइनोबैक्टीरियम, यानी जो नॉस्टॉक है ये कहाँ पे पाए जाते हैं? दे आर कॉमन इन ट्रस्टियल एनवायरनमेंट में होंगे। और ट्रस्टियल किसको बोलते हैं? खुश्की वाला इलाका। कोई भी खुश्की वाला इलाका, खुश्क इलाका जो है वो ट्रस्टियल एनवायरनमेंट कहलाता है, ट्रस्टियल लैंड कहलाता है, ट्रस्टियल एरिया कहलाता है। जबकि सब एरियल किसको बोलते हैं? सब एरियल का मतलब होता है हवादार। इसका एक और मतलब भी होता है सब एरियल का, मैदानी। तो हम इसकी अक्रेंस की बात करें हैबिटेट की, कि ये ट्रस्टियल और सब एरियल साइनोबैक्टीरियम है नॉस्टॉक। यानी नॉस्टॉक जो है वो ट्रस्टियल एनवायरनमेंट में मौजूद होगा, सब एरियल एनवायरनमेंट में पाया जाता है। वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन अल्कलाइन सॉइल, लेकिन बड़े पैमाने पर कहाँ पे ये मिलेगा हमें? अल्कलाइन सॉइल के अंदर। ऐसी सॉइल जिसकी pH 7 से ज़्यादा होती है वो अल्कलाइन सॉइल कहलाती है। और वसी पैमाने पर, वाइडली का मतलब वसी होता है, और वसी पैमाने पर ये हमें अल्कलाइन सॉइल में मिलेगा। फर्दर ऑन मॉइस्ट रॉक, जो नमी वाली चट्टानें हैं जिनके ऊपर मॉइस्चर मौजूद होगा जिन चट्टानों पर, वहाँ। एंड क्लिफ कहते हैं ऊंचाई को, टीले को, टीला ऊंची जगह, ये क्लिफ कहलाता है। तो वो ऊंची जगह हो या फिर मॉइस्ट रॉक हो, और या फिर क्या है अल्कलाइन सॉइल, यहाँ पे क्या है वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड मिलेंगे हमें नॉस्टॉक। उसी पैमाने पर यहाँ पे पाए जाते हैं। नेक्स्ट, नॉस्टॉक फॉर्म जेली लाइक मैस। और इससे पहले करैक्टरिस्टिक्स वाले टॉपिक में हम जेली लाइक मैस की बात कर चुके हैं। जेली लाइक मैस को हम म्यूसिलेजिनस शीथ का नाम देते हैं, म्यूसिलेजिनस शीथ। तो बात की जा रही है कि नॉस्टॉक जो है वो जेली लाइक मैस बनाता है, इन विच न्यूमरस फिलामेंट्स आर एम्बेडेड, जिसमें बहुत सारे फिलामेंट्स जो है वो मौजूद होते हैं, जड़े हुए होते हैं। एम्बेडेड का मतलब होता है जड़े होना, धंसे होना। तो यूँ कह लें कि एक जेली लाइक मैस होगा इस तरह, और जेली लाइक मैस में ढेर सारे जो फिलामेंट्स हैं जिनमें क्या होगा, हर फिलामेंट के अंदर नॉस्टॉक का सेल मौजूद होगा। ये इस जेली लाइक मैस, या जिसको हम म्यूसिलेजिनस शीथ का नाम दे रहे हैं, वो इस म्यूसिलेजिनस शीथ के अंदर ये एम्बेडेड फॉर्म में फिलामेंट्स मौजूद होंगे। और फिलामेंट की फॉर्मेशन में हर इंडिविजुअल सेल वो नॉस्टॉक का इंडिविजुअल सेल कहलाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नॉस्टॉक जो है एक तो वो फिलामेंट की फॉर्म में पाया जाता है, दूसरे नंबर पे क्या है कि ये फिलामेंट्स की फॉर्मेशन के साथ साथ जेली लाइक मैस यानी म्यूसिलेजिनस शीथ में मौजूद होगा, एम्बेडेड फॉर्म के अंदर धंसी हुई हालत में मौजूद रहते हुए ये म्यूसिलेजिनस शीथ में पाया जाता है। और म्यूसिलेजिनस शीथ क्या करती है? इनको प्रोटेक्शन भी देती है, इनको मोटिलिटी में भी हेल्प कर रही होती है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के हवाले से ट्राइकोम आर अनब्रांच्ड एंड अपीयर बीडेड। सबसे पहले तो ट्राइकोम की बात करेंगे। ट्राइकोम कैरेक्टरिस्टिक्स वाले पॉइंट में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ट्राइकोम कहते हैं चेन ऑफ सेल्स, चेन ऑफ सेल्स। अब हमें पता है कि इंडिविजुअल स्फेरिकल सेल होते हैं नॉस्टॉक के, गोल सेल होते हैं इस तरह। ये एक इंडिविजुअल सेल है नॉस्टॉक, और जब ये मिलेंगे, चेन बनाएंगे, तो इस चेन ऑफ नॉस्टॉक सेल, स्फेरिकल सेल को हम नाम देते हैं कि ये ट्राइकोम है। तो इसका मतलब क्या है कि नॉस्टॉक के इंडिविजुअल सेल जो कि नॉर्मली स्फेरिकल है, ये मिलकर चेन बनाते हैं। इस चेन को हम नॉस्टॉक कहते हैं, इस चेन को हम ट्राइकोम कहते हैं। और ये ट्राइकोम फर्दर फॉर्मेशन करेगी फिलामेंट की, चेंज हो जाएगी फिलामेंट के अंदर, फिलामेंट की फॉर्मेशन करेगी। तो ट्राइकोम क्या है? अनब्रांच है, इसमें किसी किस्म की कोई ब्रांचेस नहीं होगी, सिंपली स्ट्रेट अनब्रांच फॉर्म में मिलेगा। और साथ साथ क्या? अपीयर बीडेड, ऐसे लगेगा जैसे तस्बीह के दाने मौजूद होते हैं तस्बीह में, इसी तरह ये भी क्या है? दाना नुमा सेल्स हैं, स्फेरिकल सेल, और ये क्या है? तस्बीह की तरह नजर आते हैं ट्राइकोम के अंदर, या यूं कह लें कि फिलामेंट के अंदर। तो अनब्रांच एज वेल एज अपीयर बीडेड। नेक्स्ट, इंडिविजुअल सेल्स आर मोस्टली स्फेरिकल, यानी अगर किसी भी इंडिविजुअल सेल को हम ले लें, अलग कर लें, वो क्या है? ज्यादातर स्फेरिकल हमें मिलेगा, उसकी जो शेप है वो स्फेरिकल होगी, वो गोल होगी। बट समटाइम्स बैरल शेप्ड, बाज़ औक़ात ऐसे भी होगा
नॉर्मली क्या है वो स्फेरिकल फॉर्म में ही सेल्स मिलेंगे इंडिविजुअल सेल, लेकिन समटाइम क्या है ये बैरल शेप भी होंगे। और बैरल शेप कैसे होते हैं? वैसे तो बैरल का वर्ड जो है वो प्रेजेंट करता है लंबूतरा या फिर बंदूक की नाली की तरह लंबा। जैसा कि अगर हम यहाँ पे सेल ड्रॉ करें, ये एक नॉर्मल सेल है जो स्फेरिकल है, लेकिन अगर हम बैरल शेप की बात करें तो वो इस तरह इलोंगेटेड फॉर्म में होगा, बंदूक की नाली की तरह लंबा लेंथी अगर होगा तो इसको हम बोलेंगे बैरल शेप। इसी के लिए एक और वर्ड भी यूज हुआ है सिलेंड्रिकल, यानी जो सेल्स हैं नॉस्ट्रॉक के या ट्राइकोम के अंदर या फिर फिलामेंट के अंदर वो क्या है नॉर्मली स्फेरिकल होंगे, लेकिन बाजू का क्या है वो बैरल शेप या फिर सिलेंड्रिकल भी होते हैं। इंडिविजुअल सेल्स आर मोस्टली स्फेरिकल बट समटाइम बैरल शेप्ड आर सिलेंड्रिकल। इट मीन के स्फेरिकल होने के साथ साथ बैरल शेप और सिलेंड्रिकल फॉर्म में भी अवेलेबल होते हैं सेल्स। All cells in trichome are mostly similar. ट्राइकोम के अंदर ज्यादातर सेल्स जो है वो कैसे हैं, वो एक जैसे ही होते हैं, सिमिलर होते हैं इन स्ट्रक्चर के एतबार से, साख के एतबार से। बट एट इंटरवल्स, इंटरवल का मतलब होता है मखसूस वक्फा या वक्फा कह सकते हैं, एक स्पेसिफिक डिस्टेंस। तो क्या कहा जा रहा है कि ट्राइकोम के अंदर ज्यादातर सेल्स जो है वो स्ट्रक्चर के एतबार से, साख के एतबार से एक जैसे होते हैं। बट एट इंटरवल्स फाउंड, यानी मखसूस वक्फे पर, डिस्टेंस पर मिलेंगे, क्या मिलेंगे? स्लाइटली लार्ज, थोड़ा बड़े, साइज में बड़े, राउंड यानी कि गोल, और फिर साथ ही साथ लाइट येलोइश, हल्के पीले रंग के, थिक वॉल्ड सेल, मोटी तह वाले सेल मिलेंगे। और ये मोटी सेल वाले थिक वॉल्ड सेल जो लाइट येलोइश कलर रखते हैं, स्लाइटली राउंडेड भी हैं, स्लाइटली लार्जर भी हैं, इनको हेटेरोसिस का नाम दिया गया। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि ट्राइकोम के अंदर ज्यादातर सेल एक जैसी साख्त रखते हैं, एक जैसे होते हैं स्ट्रक्चर के एतबार से, लेकिन मखसूस वक्फों पर हमें थोड़े बड़े, गोल, लाइट येलोइश यानी हल्के पीले रंग के मोटी तह वाले सेल मिलते हैं। और ये मोटी तह वाले सेल क्या कहलाते हैं? हेटेरोसिस्ट कहलाते हैं। और हेटेरोसिस्ट ऐसा नहीं है कि नॉर्मल दूसरे स्फेरिकल सेल्स की तरह तादाद में ज्यादा हो, तादाद में भी कम होते हैं, फ्यू होते हैं, चंद होते हैं, 2-4 हो सकते हैं फिलामेंट के अंदर, 1-2 भी हो सकते हैं। और ये स्पेसिफिक डिस्टेंस पर, इंटरवल पर मौजूद होते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक ट्राइकोम की डायग्राम अवेलेबल है। नॉर्मल राउंड सेल हैं, स्फेरिकल सेल हैं, लेकिन इन राउंड सेल्स के बाद अगर हम इसकी बात करें, येलो कलर अवेलेबल ना होने की वजह से हमने इसको ब्लूइश कलर के साथ ड्रॉ किया है। तो ये स्लाइटली लार्जर है, राउंड है, थिक वॉल्ड है, और ये स्लाइटली लार्जर, राउंड, थिक वॉल्ड सेल जो स्पेसिफिक डिस्टेंस और इंटरवल पर आ रहा है, इसको नाम दिया जा रहा है हेटेरोसिस्ट। और हेटेरोसिस्ट इसी तरह ट्राइकोम के अंदर या फिलामेंट के अंदर स्पेसिफिक इंटरवल पर अवेलेबल होते हैं। ट्राइकोम मोस्टली ब्रेक नियर हेटेरोसिस्ट। जो ट्राइकोम है, ट्राइकोम से क्या मुराद है? ट्राइकोम से मुराद ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, चेन ऑफ सेल्स। ये चेन ऑफ सेल्स है और इसमें एक सेल ऐसा है जो येलोइश है, राउंड है, थिक वॉल्ड है, इसको हम हेटेरोसिस्ट का नाम देते हैं। और ये बाकी सेल उसी तरह नॉर्मल, ये चेन ऑफ सेल, इसको हम नाम देते हैं, ये ट्राइकोम है। और इसी के बारे में ये सेंटेंस है, ट्राइकोम मोस्टली ब्रेक नियर हेटेरोसिस्ट। ज्यादातर जो ट्राइकोम है, ये जो चेन ऑफ सेल्स है, वो कहां से टूटती है? हेटेरोसिस्ट वाले पार्ट से टूटती है या इसके करीब करीब से कहीं से टूटेगी, ब्रेकेज होगी इस ट्राइकोम के अंदर। एंड फॉर्म हार्मोगोनिया एंड दस हेल्प इन फ्रेगमेंटेशन। अब इसका क्या मतलब हुआ? फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास ट्राइकोम था, चेन ऑफ सेल्स थी, जिसको हम फिलामेंट भी कह सकते हैं, नॉस्टॉक सेल्स का। इसमें ये वाला जो सेल था, ये नॉर्मल सेल है, कौन सा? हेटेरोसिस्ट। और इसके बारे में कहा जा रहा है कि जो ट्राइकोम है, ये जो चेन ऑफ सेल है, वो हेटेरोसिस्ट या वाली जगह से या इसके करीब से टूटेगी। अब जब भी कभी ऐसा होगा कि हेटेरोसिस्ट वाली जगह से अगर ये चेन टूटती है, हेटेरोसिस्ट यहां से खत्म हो जाते हैं, तो पीछे क्या है? हमारे पास 2 टुकड़े रह जाते हैं, 2 न्यू फ्रेगमेंट्स, 2 न्यू स्मॉलर फ्रेगमेंट्स की फॉर्मेशन होगी। वो जो एक लंबी चेन थी, वो अब 2 छोटे टुकड़ों में तब्दील होगी। और किस जगह से टूटी? ट्राइकोम वाली जगह से। जब भी ऐसा होगा कि एक चेन जो है वो टूटी, फिलामेंट टूटे और हेटेरोसिस्ट वाली जगह से टूटे या किसी भी जगह से टूटते हुए नए फ्रेगमेंट्स बनाएगा, तो हर नया फ्रेगमेंट जो बनेगा उस फ्रेगमेंट को हार्मोगोनिया का नाम दिया जाएगा। हार्मोगोनिया। ये नए जो फ्रेगमेंट्स बने हैं, मुकम्मल जो एक फिलामेंट या चेन ऑफ सेल का जो स्ट्रक्चर था उसके टूटने से, हर एक को हम हार्मोगोनिया का नाम दे रहे हैं। और इसी के बारे में यह बात हो रही है कि एक तो ब्रेकेज पॉइंट जो है वो क्या है? हेटेरोसिस्ट पर होता है या हेटेरोसिस्ट के करीब। जब भी ब्रेकेज होगी तो ये क्या है? 2 छोटे टुकड़ों में, 2 या 2 से ज्यादा छोटे टुकड़ों में तब्दील होगी। और ये हर एक टुकड़ा क्या है? हार्मोगोनिया कहलाता है। ट्राइकोम मोस्टली ब्रेक नियर हेटेरोसिस्ट।
ट्राइकोम ज्यादातर हेटेरोसिस के करीब टूटती है, फॉर्म हार्मोगोनिया, और ये हार्मोगोनिया की फॉर्मेशन करेगी एंड दस हेल्प इन फ्रेगमेंटेशन, जिससे क्या है नए फ्रेगमेंट्स की फॉर्मेशन होगी और ये फ्रेगमेंट्स फर्दर डेवलपमेंट के प्रोसेस से गुजरते हुए क्या है न्यू ऑर्गेनिज्म या नए इंडिविजुअल के तौर पे न्यू लाइफ स्टार्ट करेंगे जी। तो इसके बाद हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन में पहला पॉइंट है नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी किसी किस्म की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें ऑब्जर्व नहीं की जाती। जबकि नेक्स्ट बट रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली बाय फॉर्मिंग हार्मोगोनिया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। जबकि अगर हम देखें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके जरिए हो रही है, हार्मोगोनिया की फॉर्मेशन के जरिए। इससे पहले हम बात कर चुके हैं हार्मोगोनिया कैसे बनते हैं। फिलामेंट किसी एक या एक से ज़्यादा जगहों से टूटता है, वो हेटेरोसिस्ट हो सकता है जहाँ से टूट रहा है या कोई भी दूसरी जगह। तो क्या है न्यू फ्रेगमेंट्स की फॉर्मेशन होती है, इन फ्रेगमेंट्स को हार्मोगोनिया बोलते हैं, और ये न्यू ऑर्गेनिज्म के तौर पे न्यू लाइफ स्टार्ट करने के तौर पे जब वो एक्ट करते हैं, इस तरह रिप्रोडक्शन हो रही है और नए ऑर्गेनिजम्स या जानदारों की तादाद, नॉस्टॉक की तादाद में इजाफा होने की बायस बन रही है। नेक्स्ट हार्मोगोनिया फॉर्म्ड व्हेन फिलामेंट ब्रेक एट डिफरेंट पॉइंट्स। हार्मोगोनिया कब बनता है, जब फिलामेंट क्या है डिफरेंट पॉइंट से टूटता है। ये एक पॉइंट से टूट सकता है, एक से ज़्यादा पॉइंट से टूट सकता है। हार्मोगोनिया की फॉर्मेशन हो रही है और कब हो रही है, जब फिलामेंट क्या है वो एक या एक से ज़्यादा जगहों से टूटता है, न्यू फ्रेगमेंट्स की फॉर्मेशन होती है और उन हर एक फ्रेगमेंट को पीसेस को हम हार्मोगोनिया का नाम देते हैं। सो हार्मोगोनिया फॉर्म्ड व्हेन फिलामेंट ब्रेक एट डिफरेंट पॉइंट। हार्मोगोनिया तब बनता है जब जो फिलामेंट है वो मुख्तलिफ पॉइंट से टूटे, और टूटते हुए क्या है पॉइंट्स एंड इनटू स्मॉलर पीसेस, यानी वो छोटे टुकड़ों में तब्दील हो जाए। तो हार्मोगोनिया की फॉर्मेशन हमेशा तब होती है जब क्या होगा, फिलामेंट मुख्तलिफ पॉइंट से टूटते हुए स्मॉलर पीसेस या फ्रेगमेंट्स की फॉर्मेशन करेगा, और ये फ्रेगमेंट्स क्या है नए ऑर्गेनिज्म, न्यू इंडिविजुअल की फॉर्मेशन का बाइस बनेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है दिस अकर ड्यू टू, ये किस वजह से होता है, यानी कि वो जो ब्रेकेज का पॉइंट है या जो टूटने का प्रोसेस है फिलामेंट का टूटने का जो प्रोसेस है या ब्रेकेज हो रही है, तो वो क्यों हो रही है, नए फ्रेगमेंट न्यू स्मॉलर पीसेस की फॉर्मेशन हो रही है, हार्मोगोनिया बन रहे हैं, तो किस वजह से। इट अकर्स ड्यू टू डेथ आर डिके ऑफ ऑर्डिनरी सेल्स। ऑर्डिनरी सेल कहते हैं आम सेल्स को, जो कि ज़्यादातर एक फिलामेंट में मौजूद होते हैं। तो आम सेल की डेथ या डिके की वजह से एक तो ये स्मॉलर पीसेस या हार्मोगोनिया बनते हैं, नए फ्रेगमेंट्स बनते हैं, या फिर क्या हो सकता है आर हेट्रोसिस्ट सर्व एज ब्रेकिंग पॉइंट, या फिर ऐसे हो सकता है कि हेट्रोसिस्ट क्या है वो ब्रेकिंग पॉइंट के तौर पे एक्ट करते हैं, वो ब्रेकिंग पॉइंट प्रोवाइड करते हैं, जिससे क्या है ब्रेकेज होगी, फिलामेंट टूटेगा एक से ज़्यादा पार्ट्स में, और इस तरह क्या होगा जो हार्मोगोनिया है उनकी फॉर्मेशन होगी और इस तरह रिप्रोडक्शन कैरी ऑन होगी। हमने यहाँ पे देखा था कि एक हेट्रोसिस्ट मौजूद था, उसने ब्रेकिंग पॉइंट प्रोवाइड किया, ब्रेकेज हुई, जिससे क्या है ये एक फिलामेंट दो फर्दर फ्रेगमेंट्स या स्मॉलर पीसेस में चेंज हुआ और इससे क्या है रिप्रोडक्शन हुई। रिप्रोडक्शन आल्सो अकर्स, यानी हार्मोगोनिया की वजह से और रिप्रोडक्शन हो रही थी, और हार्मोगोनिया किस वजह से बन रहे थे, या तो ऑर्डिनरी सेल्स के टूटने की वजह से या उनकी डेथ या डिके की वजह से, या फिर क्या है हेट्रोसिस्ट ब्रेकिंग पॉइंट प्रोवाइड कर रहे थे। इसके अलावा भी एक और वजह है जो कि रिप्रोडक्शन में शामिल की गई है, जो इन्वॉल्व होती है, वो क्या है रिप्रोडक्शन आल्सो अकर्स ड्यू टू अकाइनेट्स। अकाइनेट्स की वजह से भी क्या होता है रिप्रोडक्शन होती है। तो यहाँ डिफरेंट MCQs बन रहे हैं, स्पेशली के वो चीज़ें जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं वो कौन कौन सी हैं। उनमें अकाइनेट्स हैं, रिप्रोडक्शन में यूज़ हो रहे हैं, इसके अलावा ऑर्डिनरी सेल्स जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं रिप्रोडक्शन के अंदर, और हेट्रोसिस्ट जो हैं ये क्या है ये भी यूज़ हो रहे हैं रिप्रोडक्शन के अंदर। अच्छा जी, अकाइनेट्स के लिए फर्दर, अकाइनेट्स आर थिक वॉल्ड एनलार्ज्ड वेजिटेटिव सेल्स। अकाइनेट्स क्या है, अकाइनेट्स मोटी तह वाले, बड़े, थिक वॉल्ड यानी मोटी तह वाले, एनलार्ज मतलब बड़े, वेजिटेटिव सेल्स यानी नॉर्मल सेल्स हैं। वैसे तो वेजिटेटिव सेल्स उन सेल्स को कहा जाता है बॉडी के अंदर जो रिप्रोडक्शन के अलावा बाकी बॉडी की फॉर्मेशन करते हैं। कुछ मखसूस सेल्स ऐसे होते हैं जिनका काम गमीट्स की फॉर्मेशन करना होता है, एग और स्पर्म वगैरह की। तो एग और स्पर्म के अलावा, एग और स्पर्म की फॉर्मेशन करने वाले सेल्स के अलावा जो बाकी सेल्स होते हैं नॉर्मल बॉडी सेल्स, उनको वेजिटेटिव सेल्स का नाम बोलते हैं। तो अकाइनेट्स क्या है, अकाइनेट्स असल में वेजिटेटिव सेल्स हैं जिनकी मोटी तह होती है, वॉल जो इर्द गिर्द उनको कवर किए हुए सराउंडिंग वॉल है वो, और साथ ही साथ क्या है इनका साइज भी बड़ा होता है। विच अक्यूमुलेट फूड, जिनका काम क्या है या जो क्या करते हैं फूड को इकट्ठा करते हैं, एंड बिकम रेस्टिंग सेल्स, और क्या है रेस्टिंग सेल्स के तौर पे, रेस्टिंग स्पोर्स के तौर पे काम करते हैं। फॉर्म नॉर्मल सेल इन फेवरेबल कंडीशन, और फिर क्या है नेक्स्ट फॉर्म क्या करेंगे, बनाएंगे नॉर्मल सेल जब भी फेवरेबल कंडीशंस होंगी। तो इस सेंटेंस से क्या मुराद है,
एक तो ये बात हमारी क्लियर हुई इससे पहले वाले पार्ट में कि काइनेट्स जो है वो भी रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। हमारे पास डायग्राम यहाँ पे मौजूद है, यहाँ ये वाला पोर्शन इसको स्पेसिफाई किया गया है रेस्टिंग स्पोर के नाम से, और इसी को ही अकाइनेट का नाम दिया जाता है। अकाइनेट नंबर 1 ये क्या करते हैं, एक तो हमने कहा कि रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो। रिप्रोडक्शन कैसे करेंगे, स्पेशल एक तो ये कि रिप्रोडक्शन के साथ साथ इन्होंने फूड स्टोरेज भी करनी होती है। जब भी एक्स्ट्रा फूड होगी वो अकाइनेट्स के अंदर भी स्टोर होती है, जिससे क्या है इनका साइज बड़ा हो जाता है। फिर साथ ही साथ जब भी कभी अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं तो अनफेवरेबल कंडीशंस में जो नॉस्टॉक वगैरह है, साइनोबैक्टीरिया वगैरह हैं, फिलामेंटस स्पेशली, वो हेट्रोसिस्ट या फिर नॉर्मल ऑर्डिनरी सेल्स की डेथ और डीके से नहीं रिप्रोड्यूस करते, बल्कि उस वक्त एबनॉर्मल कंडीशन में, हार्मफुल कंडीशंस में क्या होता है, अकाइनेट्स काम आते हैं रिप्रोडक्शन में। अकाइनेट्स किस तरह काम आएंगे, फूड स्टोरेज इनके अंदर पहले ही होती है, फूड स्टोर करने का काम ये नॉर्मली परफॉर्म कर रहे होते हैं। जब भी कभी अनफेवरेबल कंडीशंस आएगी तो क्या होगा, जो नॉर्मल सेल्स हैं उनकी डेथ हो जाएगी। फेवरेबल कंडीशंस नहीं है, अनफेवरेबल हैं, अनसपोर्टिव कंडीशंस हैं, तो जो ये नॉर्मल सेल्स हैं इनके डेथ हो जाने के बावजूद जो चीज़ एग्जिस्ट कर रही होगी वो ये थिक वॉल्ड एंड लार्ज सेल्स, फूड स्टोरेज करने वाले सेल्स मौजूद रहेंगे, जिंदा रहेंगे, रेजिस्ट करेंगे उन अनफेवरेबल कंडीशंस को, जिनको हम रेस्टिंग सपोर्स या फिर अकाइनेट्स का नाम देते हैं। यूँ भी कह सकते हैं कि अकाइनेट्स जो है वो रेस्टिंग सपोर्ट में चेंज हो जाते हैं, अपने गिरदे को जो है वो मोटा कर लेते हैं। अनफेवरेबल कंडीशंस या हार्मफुल कंडीशंस जो है वो पास आउट हो जाती हैं। जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशंस गुजरती हैं और नॉर्मल कंडीशंस या फेवरेबल कंडीशंस वापस आती हैं तो ये क्या है, ये दोबारा से जर्मिनेट करते हुए, दोबारा इंडिविजुअल सेल्स की फॉर्मेशन करते हुए दोबारा फिलामेंट को पूरा करेंगे और इस तरह दोबारा से क्या है, रिस्पॉन्सिबल होंगे न्यू लाइफ को स्टार्ट करने में नॉस्टॉक की सस्टेनेबिलिटी के अंदर। तो इस तरह क्या है, फेवरेबल कंडीशंस में जो है वो ब्रेकिंग पॉइंट्स की फॉर्मेशन हो रही है, स्मॉलर पीसेस बनते हैं, आर्मोगोनिया बनते हैं हेट्रोसिस या नॉर्मल सेल्स के जरिए, और अनफेवरेबल कंडीशंस में ये रेस्टिंग सपोर्ट जिनको अकाइनेट्स नॉर्मली कहा जाता है, या क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं और इस तरह नॉस्टॉक के सर्वाइवल की वजह बनती हैं। तो ये था हमारा नॉस्टॉक से रिलेटेड, जिसमें हमने रिप्रोडक्शन, इसके अक्रंस हैबिटेट और स्ट्रक्चर की बात की। आखिरी बात कि क्या क्या क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं। एक तो ओवरऑल जो नॉस्टॉक है ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पूछा जाता है, इसको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे लाजमी तैयार होना चाहिए। फिर साथ ही साथ इसमें से MCQs बनते हैं, जबकि एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है कि नॉस्टॉक किस तरह रिप्रोड्यूस करते हैं, उसमें अकाइनेट्स, ऑर्डिनरी सेल्स, हेट्रोसिस वगैरह की बात होगी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक नॉस्टॉक के नाम से। उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्लियर होगा। हमारा चैप्टर नंबर 6 भी यहाँ पर एंड होता है। न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक अल्लाह हाफिज़।